वार्न करना चाहता हूँ पूरे मुल्क को कि अगर 24 में इनको नहीं हटाया गया तो इस संसद को ही ख़त्म कर दें। यही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ेगा। ये बताएं कि वो कूदे क्यों थे, इशू क्या इन्वॉल्व था, वो है बेसिक चीज़। उस पर बात ही नहीं हो रही है। अगर वो विपक्ष ये पूछ ले आपके होम मिनिस्टर से कि भाई ये चूक कैसे हुई, तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई कि सब मिल के लड़ें, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़े और इनको 24 में उखाड़ के फेंक दें, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश में। पक्ष उसी इशू को ले ले कि क्या किया था पुलवामा में आपने और अब क्या कर रहे हैं, आपने कोई जांच कराई कि नहीं कराई, उस पर सरकार चली जाएगी। मोदी जी किस तरीके का चुनाव आपके हिसाब से करवाएंगे? मोदी जी तो चाहते ही नहीं चुनाव हो, उनको तो चाहते हैं कि 100 साल के लिए मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए मैं हूँ। इनसे सिर्फ फकीर लड़ सकता है जिसपे कुछ नहीं है। अब मेरी इन्होंने सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, जबकि मेरे 10 टका से 370 हटी थी। मोदी जी क्या चाहते हैं कि सबको जेल में भेज दो? क्या जेल ही जेल बनवाने हैं उनको अब पूरे देश में? वो ये चाहते हैं कि मैं रहूं और कोई ना रहे और मैं जो कहूं वो सही है, बाकी सब गलत। लेकिन धनखड़ साहब को खुद सोचना चाहिए कि उनके आचरण से आपके पद की गरिमा बढ़ी है कि घटी है। क्षम तो ये क्या, देखिए जब हटाना होता तो जनता खड़ी हो जाती, वो हटा देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने अब अति कर दी है, हर चीज की पराकाष्ठा हो चुकी है। अभी देखिए जो विंटर सेशन चल रहा था, विंटर सेशन के दौरान क्या कुछ हुआ। विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे कि आप आकर एक स्टेटमेंट दीजिए कि संसद की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। 143 सांसद विपक्ष ने उनको सस्पेंड कर दिया और उसके बाद जब विपक्षी सांसद गांधी स्टैच्यू के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उसमें से एक सांसद कल्याण बैनर्जी ने, क्योंकि एक मॉक पार्लियामेंट वो लोग वहां पर कर रहे थे जिसमें कि कोई जगदीप धनखड़ का किरदार निभा रहा था, कोई कुछ निभा रहा था, तो उसमें कल्याण बैनर्जी जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए नजर आ रहे थे और राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे और इस वीडियो को वायरल करवाया। और वायरल करवाने के बाद जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जाट समुदाय की भावनाएं यहाँ पर आहत हो गई हैं, हमारी जो पोस्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। अब इसके बाद पूरा बीजेपी का जो महकमा है वो लग गया कि देखिए जाटों की भावनाएं आहत हुई हैं। कल जाट महासम्मेलन तक हो गया और राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति के साथ उन्होंने उनको समर्थन दिया और कहा कि देखिए ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और ह्यूमिलिएटिंग है, इससे संसद की गरिमा गिर रही है। तो ये जो पूरा मामला है, बीजेपी बजाय जो मुख्य जो मुद्दे हैं उन सवालों के जवाब न देकर ये दाएं बाएं के इश्यूज लेकर बीजेपी आ जाती है और उसके साथ जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल पोस्ट पर लोग बैठे हैं वो भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ ही गाना गाने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी या मोदी जी की सरकार आज देश को कहां लेकर जाना चाह रही है। ना संसद बचा दिखता है, ना विपक्ष बचा दिखता है, ना कोई भी संस्थान, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इस समय बिल्कुल जिसको नष्ट ना किया गया हो। उसका बिल्कुल या तो मोदीकरण हो चुका है या तो उस पर भगवा की इतनी बड़ी छाया है कि वहां से कुछ और सुर ही नहीं निकलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश कहां जा रहा है और मोदी जी के क्या तानाशाही की इस समय पराकाष्ठा है। इस समय हमारे साथ पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब जुड़ रहे हैं और बहुत मुखरता से जो अपनी बातों को रखते हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने पहले भी बातचीत की है। आज हमारे साथ हैं न्यूज लॉन्चर पर। थैंक यू सो मच सत्यपाल जी, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और सर जो पहला सवाल है कि आखिर अब ये जो जाट समुदाय को लेकर उपराष्ट्रपति ने बोलना शुरू कर दिया, जिसको लेकर राष्ट्रपति जी ने भी उनका समर्थन कर दिया है। तमाम बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो कल्याण बैनर्जी और राहुल गांधी ने मिलकर जाटों की भावनाओं को आहत कर दिया है। ये क्या है? ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या कहा जाए। मुझे बड़ा अफसोस है, उपराष्ट्रपति जी जाटों को कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं जितना जाटों को जानता हूँ, जाट मजाक का या मिमिक्री का कभी बुरा नहीं मानते हैं। जाट तो खुद बात बात में लोगों को हंसाते हैं, बात बात में मुहावरे यूज़ करते हैं, बात बात में मिमिक्री करते हैं या उससे नाराज़ नहीं होते हैं। तो जाटों और जाट का सम्मान इतना कमज़ोर नहीं है कि वो किसी की मिमिक्री से असम्मान हो जाए या उसका अपमान हो जाए। ये इशू बनाया जा रहा है अननेसेसरी। और मैं नहीं जानता कि जगदीप धनखड़ साहब का कौन सा काम जाटों वाला है। उनका टोटल आचरण
जाटों जैसा नहीं है। जाट के बारे में यह है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। तो उनका जो लोगों से व्यवहार करते वक्त जो उनका जिसकी मिमिक्री की गई है, उसमें जिस तरह वो झुक के मिलते हैं, जाटों को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत लोगों ने इस पे बोला है और ये कहा है, ये मुहावरा यूज़ किया है कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं होती। दूसरे, जाट समाज इतना कमज़ोर या इतना एक तरह से आप समझिए कि इतना टची नहीं है वो किसी मजाक से उसका अपमान हो जाए, तो उसका ये अपमान कर रहे हैं ये कह के। तो ये मिमिक्री को लेकर इतना बड़ा विवाद आपको लगता है कि क्यों खड़ा किया है मोदी जी ने? जी, अगर 24 में रह गए तो सब सिस्टम खत्म कर देंगे। वो कहेंगे चुनाव की जरूरत ही नहीं है जब लोग मुझे ही चुन रहे हैं हर बार। तो ये इनकी एक तरह से प्रस्तावना समझें लोकतंत्र को खत्म करने की। लेकिन इसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज यही है कि सब मिल के लड़ें, एक के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़े और इनको 24 में उखाड़ के फेंक दें, वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इस देश में। लेकिन मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो ये मिमिक्री का विवाद इन्होंने जो फालतू का खड़ा किया, लेकिन जो संसद की सुरक्षा में इतना बड़े चूक का मामला था, आज इस पर मोदी जी जवाब ही नहीं देना चाहते। अमित शाह जवाब अमित शाह साहब वहीं बैठे थे, उन्हें ये 2 मिनट खड़े होकर बोल देना चाहिए था जो सच है, और उसमें कोई सरकार की गलती से तो हुआ नहीं है, तो पहले भी हुआ है, तो बोल देना चाहिए कि ये हुआ। दूसरे, चाइना में एक प्रोवर्ब है कि मूर्ख आदमी को जब चांद दिखाया जाता है तो लोग, वो बेवकूफ़ आदमी उसको चांद को देखने के बजाय उंगली को देखते हैं। इशू ये है कि वो लड़के कूदे, ठीक है वो गलत किया, लेकिन पहले भी हुआ है, भगत सिंह के ज़माने से होता आया है। ये बताएं कि वो कूदे क्यों थे, इशू क्या इन्वॉल्व था, वो है बेसिक चीज़, उस पर बात ही नहीं हो रही है। आपके हिसाब से जो मुद्दा था, जो इन लोगों ने कहा कि बेरोजगारी थी, मणिपुर में संकट था, किसानों की जो एक तरीके से किसानों के सामने जो संकट है, वो सारे मुद्दे लेकर इन्होंने संसद में इस तरीके से प्रवेश वो किया। ध्यान उस तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने बजाय ध्यान उस तरफ ले जाने के इसको बड़ा भारी देशद्रोह का मामला बना दिया। लेकिन मोदी जी ने जो एक पार्लियामेंट्री मीटिंग की थी अपने बीजेपी के सांसदों के साथ, अभी जो आखिरी पार्लियामेंट्री मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये विपक्ष तो इसमें संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में पॉलिटिक्स कर रहा है। इसमें कहाँ पॉलिटिक्स? अगर वो विपक्ष ये पूछ ले आपके होम मिनिस्टर से कि भाई ये चूक कैसे हुई, तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? उनका ये भी कहना है कि अब तो विपक्ष को एक्सपोज करने का समय आ गया है और लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर रहकर। अब मुझे ये बात मोदी जी की समझ में नहीं आ रही है कि विपक्ष को एक्सपोज करना है और लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर। भाई, विपक्ष को एक्सपोज करना ही लोकतांत्रिक चीज नहीं है। लोकतंत्र में तो विपक्ष होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। पता नहीं मोदी जी किस तरह का विपक्ष चाहते हैं। मोदी जी के लिए विपक्ष के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? उनके लिए विपक्ष के मायने हैं कि विपक्ष जो वो कहता रहे उसको यस सर कहते रहें, और अगर वो उससे डिसएग्री करेंगे तो विपक्ष नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से इतने सारे सांसदों का निलंबन हुआ है, आप तो बहुत सालों से राजनीति में, कभी आपने देखा कि ऐसे ताबड़तोड़ सस्पेंशन? निलंबन बिल्कुल आखिरी प्रक्रिया होती थी, जब बिल्कुल ही काबू में कोई ना आए तो उसको निलंबन नेम किया जाता था। यहाँ तो नेम करना एक आदत सी हो गई थी चेयरमैन साहब की। मैं उनके काम पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा चूँकि वो गलत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कभी। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की पोस्ट की जो गरिमा है, वो धनखड़ साहब ने बिल्कुल उसको एक पॉलिटिकल ऑफिस बना दिया है। वही चीज़ राष्ट्रपति की ऑफिस के लिए भी कहा जा रहा है। हालांकि बोलने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि बड़े पोस्ट नहीं, राष्ट्रपति जी शी इज़ बिहेविंग वेरी वेल, उनके किसी काम से कोई गरिमा नहीं गिरी है। लेकिन धनखड़ साहब को खुद सोचना चाहिए कि उनके आचरण से आपके पद की गरिमा बढ़ी है कि घटी है। नहीं, लेकिन जैसे राष्ट्रपति भी एकदम चुप थी जिस समय महिला रेसलर्स का मामला आया था, जब मणिपुर में भी संकट हुआ महिलाओं के साथ, उसमें रेप का मामला आया था, उस समय भी राष्ट्रपति कुछ नहीं बोली। तो क्यों लगता है कि उनकी चुप्पी का कारण क्या आपको लगता है? अब मैं नहीं कह, राष्ट्रपति के काम पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कुछ भी। लेकिन आपको लगता है कि उपराष्ट्रपति ये उन्होंने, वो जब आए थे उन्होंने शपथ लिया कि भाई मैं तो संसद की रखवाली करूंगा, संसद की गरिमा को बचाऊंगा, आज उन्होंने क्या हाल कर रखा है संसद? गरिमा से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। वो तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्वेश्चन करते हैं। उनको अपना आचरण देखना चाहिए कि आपका आचरण वाइस प्रेसिडेंट होने लायक है कि नहीं है।
वो उन्हीं को जज करना चाहिए, हम जज नहीं करेंगे उसमें। वो क्यों जज करेंगे सर? वो तो अपने आप को बिल्कुल सही ठहराते हैं। नहीं ठहराते होंगे, पर अंतरात्मा में तो उन्हें पता होगा कि वो ठीक हैं कि नहीं है। आपके हिसाब से उन्होंने क्या हाल किया है संसद का? अगर आपको, आप तो खुद गवर्नर के पोस्ट पे रहे हैं, और अगर आपको कहा जाए कि आकलन करिए कि भाई हमारे जो संसदीय मूल्य हैं, जो हमारे जो पार्लियामेंट्री आइडियल्स हैं, क्या उनको बचाया है? संविधान को क्या बचा कर रखा है? नहीं रखा। देखिए मुझे याद है एक बार लोहिया जी को नेम कर दिया गया था पार्लियामेंट में, और वो निकले ही थे 5-7 मिनट के लिए, तो तारकेश्वरी सिन्हा मौजूद थी, तो उन्होंने एक शेर कहा और उस शेर के फ़ौरन बाद स्पीकर ने उन्हें अंदर बुला लिया। शेर उन्होंने कहा कि यही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देख कर आप शर्माइएगा। तो हुजूर इन्हें बुला लीजिए, बुला लिया स्पीकर ने। तब प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया जाता था, और नेम भी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती थी तब नेम करते थे। ये नहीं था कि रोज अच्छा तुम प्ले कार्ड लिए दोनों निकलो। लेकिन अब संसद मोदी जी किस तरह से चलाना चाहते हैं? क्या पूरी संसद में वो अकेले बैठना मैं चाहते आपको हैं? बता रहा हूँ, मैं वार्न करना चाहता हूँ पूरे मुल्क को कि अगर 24 में इनको नहीं हटाया गया तो ये संसद को ही ख़त्म कर देंगे। ये कहेंगे क्या ज़रूरत है जब मुझे ही चुनते हैं लोग। नासिर और टीटो वाला भारत हो जाएगा। सर लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष मोदी जी को हटा पाएगा? अभी तो फिलहाल देखिए नहीं लग रहा मैं है। विपक्ष से बहुत निराश हूँ। बीजेपी 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है और विपक्ष पॉलिटिक्स को तफरीह की तरह करता है। जब मन आया तो कुछ बोल दिए, नहीं तो चल दिए। अब मैंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया था पुलवामा का। विपक्ष ने उसको भी नहीं पकड़ा। ये उसी इशू पे बोल के सत्ता में आए थे, और अगर विपक्ष उसी इशू को ले ले कि क्या किया था पुलवामा में आपने और अब क्या कर रहे हैं, आपने कोई जांच कराई कि नहीं कराई, उस पर सरकार चली जाएगी। लेकिन विपक्ष करता ही नहीं है कुछ। आपकी क्या विपक्ष के लीडर से किसी से बात हुई? मुझे बहुत निराशा है। मैं किसी के जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ना कोई चुनाव लड़ना, ना राजनीति करनी है। मेरी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी किसी संदर्भ में, तो मुझे वो तो बिल्कुल ठीक लगे, लेकिन बाकी सब लोग अननेसेसरी एरोगेंस में रहते हैं। लेकिन ये जो विपक्ष है, आपको लगता है कि सक्षम है मोदी जी को हटाने के लिए? सक्षम तो ये क्या, देखिए जब हटाना होता तो जनता खड़ी हो जाती, वो हटा देती है। लेकिन विपक्ष तो कोई बुनियादी इशू नहीं रेज कर रहा है, किसी बात पे बोल नहीं रहा है। विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ेगा। करना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी। अब कारण क्या, मैं नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो निराशा मोदी जी की सरकार से है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हाल में दिखे। अब कल देखिए साक्षी मलिक जो इतनी बड़ी महिला पहलवान थी, उसको रेसलिंग छोड़नी पड़ी, और कल उसने अंत में आकर रोकर अपने जूतों को टेबल पर रख दिया कि भाई वो बहुत हताश है और अब वो रेसलिंग को गिव अप कर रही है। सरकार ने इनसे वादा किया था कि ब्रजभूषण के असर का कोई आदमी नहीं आएगा। उनकी ये डिमांड थी कि किसी लेडी को आप बना दें, चूँकि इसमें महिलाओं के शोषण का सवाल भी था। तो सरकार उस पर टिकी नहीं, तो वो उसके पास एक ही रास्ता था प्रोटेस्ट का, कि उसने अपने ओलंपियन के जूते रख के अपने को रिटायर कर लिया। वह बहुत शर्म की बात है देश के लिए। लेकिन आज इस एपिसोड से क्या संकेत हमें मिलता है मोदी जी के आचरण पे, कि क्या मोदी जी एक बार भी ब्रिजभूषण शरण को बुला के ये नहीं कह सकते थे कि भाई तुम्हारी ऐसी कैसी हिम्मत पड़ी कि हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं और जो महिला पहलवान हैं उनको ये दिन देखना पड़ रहा है? आज मोदी जी इतने मजबूर हैं और अपने आप को 56 इंच का बताते हैं। मजबूर नहीं है वो, ही इज एंजॉयिंग इट। उनको अच्छा लगता है इस तरह का काम हो। आप कह रहे हैं कि मोदी जी को मजा आता है जब इस तरीके से महिलाएं रोएं? हाँ, लोगों का अपमान हो, उनके अलावा सब दुनिया का अपमान हो, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन मोदी जी तो खुद कह रहे थे कि मेरा तो लोग 20 साल से मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो याद नहीं उनका किसी ने मजाक उड़ाया हो। उनको तो बहुत ढील दी है लोगों ने हर मामले में। नहीं, लेकिन जब वो धनखड़ साहब के लिए जब इस तरीके से मिमिक्री का मामला आया था, तो वो धनखड़ साहब से मिले, उन्होंने कहा कि टू मेक इट सीरियस, कि हाँ जैसे कोई बड़ी भारी अन्याय हो गया है। धनखड़ साहब को ये जानना चाहिए कि जाटों का ये आचरण नहीं है जो आप कर रहे हो। जाट मजाक का बुरा ही नहीं मानता है, जाट तो खुद मजाक करता है। जाट कम्युनिटी ऐसी है कि जिसमें वो शिवजी महाराज से भी मजाक की भाषा में बात करता है। लेकिन सर ये जो साक्षी मलिक का जो मामला सामने आया है, और कल ही इस तरीके की बातें सामने आई है जहां पर वो रो रही है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आज क्या जो महिला रेसलर्स
गांव से निकल कर आती हैं कुछ सपना लेकर कि आज मैं ओलंपिक्स में पहलवानी करूंगी या कहीं पे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलूंगी, आज क्या उनके लिए बड़ा धक्का नहीं है? बहुत धक्का है। तुम्हारे जो ये चॉकलेटी बॉयज़ हैं ये तो कहीं जाते नहीं हैं, ये गरीब घरों के बच्चे हैं, लड़ झगड़ के ओलंपिक में पहुंच जाते हैं, इनको तुम निराश कर रहे हो। आज ब्रिजभूषण को किस तरह से देखा जाए? क्या ब्रिजभूषण को हम ये मान लें कि मोदी जी का राइट हैंड मैन है, इसीलिए मोदी जी ने उसको नहीं वो हटाया? मोदी जी के व्यवहार को परिलक्षित करता है, वरना मोदी जी को उसको पनिश करना चाहिए था अभी तक कि तुमने इस तरह इन बच्चियों का अपमान किया। अभी तो मामला भी कोर्ट में है, कोई फाइनली ये नहीं हुआ कि ब्रजभूषण सिंह को बरी कर दिया हो। उसी तरीके से महुआ मोइत्रा का आप मामला देख लीजिए कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर दिया और उसी जगह जो डैनिश अली है जिसके बारे में रमेश बिधूड़ी ने उल्टी सीधी बातें कही और अपशब्द उसके बारे में इस्तेमाल किए, वो भी संसद के अंदर, वो सब बातें मोदी जी को बुरी नहीं लगती? वो नहीं लगती, और वो जिसने अपमानित किया उसको भेज दिया किसी स्टेट में ऑब्जर्वर बना के। वेरी सैड। वो तो दानिश अली समझदार थे, अगर वो चाहते तो वो इनका दुगना अपमान कर सकते थे, वो अपने एक तरह से लिमिट्स में रहे। लेकिन सर जो लोग मोदी जी का इस समय लिहाज कर रहे हैं, अब जैसे डैनिश अली है, भाई वो चाहते तो बहुत कुछ बोल सकते थे, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे कैरेक्टर के खिलाफ है। लेकिन आज क्या ये लिहाज का समय अब खत्म हो गया है? इसको कमजोरी समझ रहे हैं लिहाज को लोग। लेकिन मोदी जी को कौन सबक सिखा सकता है? कोई जनता सिखा सकती है, समय आएगा सिखा भी देंगे, अभी तो नहीं लग रहा। तो इसका मतलब कि 2024 में भी मोदी जी की सीट पक्की लग रही है? अब अपोजिशन के रवैये पर निर्भर करेगा। अपोजिशन अभी सड़कों पे कूद जाए, लड़े, तो मोदी जी हवा में उड़ जाएंगे। 2-3 महीने काफ़ी हैं उनको? 2-3 महीने नहीं, 1 महीना काफ़ी है अगर कुछ करना है किसी को तो। लेकिन अब जैसे कानूनों को ले लीजिए, सीईसी का बिल पास हो गया अभी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट्स बिल है 2023, उसमें चीफ जस्टिस को उन्होंने हटा दिया है। क्या कहेंगे सर उस पर? वो तो चीफ जस्टिस का डेलिबरेटली अपमान करने के लिए किया गया, और बिना चीफ जस्टिस की वॉइस के उसकी कितनी वो रहेगी सार्थकता। हमारा देश जाना जाता था, और खुद मोदी जी कहते हैं कि इंडिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में इस तरीके के काले कानून अगर आप लेकर आएंगे तो क्या कहा जाएगा? हमारे देश का जो इलेक्शन प्रोसेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो फ्री और फेयर होता है, नहीं, वो कभी नहीं था, आज भी नहीं है और आगे बिल्कुल नहीं रहेगा। मोदी जी किस तरीके का चुनाव आपके हिसाब से करवाएंगे? मोदी जी तो चाहते ही नहीं चुनाव हो, उनको तो चाहते हैं कि 100 साल के लिए मुझे डिक्लेयर कर दिया जाए मैं हूँ। तो क्या लोकतंत्र के अंदर राजशाही वो चाहते हैं? नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, पर लोकतंत्र में बहुत गुंजाइश है। जनता जब खड़ी हो जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। उसी तरीके से क्रिमिनल लॉज देखिए, जो 3 क्रिमिनल लॉज अभी पास किए गए हैं, 90 दिन की हिरासत में लोग रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो पहले कानून बने हुए थे अंडर आईपीसी, उससे ज़्यादा कड़े कानून लेकर आए हैं। आखिर इसके पीछे की मंशा आपको क्या लगती है? इसमें लोगों को डराने की मंशा है, लोगों को डराना, हमारे खिलाफ मत बोलिए, कुछ करोगे तो ये हो जाएगा। लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। देखिए, जो इल गॉटन वेल्थ जिनके पास है वो नहीं लड़ सकते हैं, जिनमें कोई कमज़ोरी है वो नहीं, इनसे सिर्फ फ़कीर लड़ सकता है जिसपे कुछ नहीं है। अब मेरी इन्होंने सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, जबकि मेरे 10 टका से 370 हटी थी, तो मुझे तो बहुत रिस्क है। लेकिन एक सिपाही है मेरी सिक्योरिटी में, आपको किसी ने नहीं रोका होगा, तो ये बदले की भावना से काम करते हैं। लेकिन अगर आज आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब ये दे आर नॉट बॉदर्ड, रिस्पॉन्सिबल तो यही होंगे, पर ये कहेंगे हटो, हमसे क्या मतलब है। अब मैं राजस्थान गया था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई ये खतरनाक सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना, आपके खिलाफ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। कोई सिक्योरिटी नहीं थी मेरे, मैं अपने घर के 2-4 लड़कों को लेके चला गया, जो होना है हो जाएगा। पर ये तो यही चाहते हैं साला मर जाए। लेकिन ये जो डराना, धमकाना, लोगों का दमन करना, मोदी जी क्या चाहते हैं कि सबको जेल में भेज दो? क्या जेल ही जेल बनवाने हैं उनको अब पूरे देश में? वो ये चाहते हैं कि मैं रहूं और कोई ना रहे, और मैं जो कहूं वो सही है, बाकी सब गलत। मोदी जी के मंत्रियों के बारे में क्या कहा जाए? वो तो कुछ है ही नहीं बेचारे, उनके बारे में क्या कहना है। राजनाथ सिंह, पर कुछ है ही जिनका नहीं। कुछ बोलबाला होता था किसी ज़माने में। आप कहाँ बोलबाला है, अब तो खुद एक बार उनको किसी ने कहा कि साहब आप बोलते क्यों नहीं? अरे मैं स्कूल टीचर था, उससे मैं चीफ मिनिस्टर हो गया, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं क्यों बोलूँगा? मतलब जो जिसके पास है वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। मोदी जी ने
सबकी बोलती बंद कर दी है या सबको लोगों इतना ने लालच और लोभ दे दिया है कि खुद ही चुप रहो? बोलती बंद कर रखी हैं अपनी कमजोरियों की वजह से। मोदी किसी की बोलती बंद करने नहीं आ रहे, लेकिन लोगों में दम नहीं है। लेकिन ये किस तरीके का समाज आपको लगता है कि मोदी जी बना रहे हैं, जहां पर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई विरोध का सुर ही नहीं सुनाई पड़ेगा? तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी किस तरीके का समाज चाह रहे हैं? उनको तो ऐसा ही चाहिए। वो कोई ऐसा समाज तो चाहते नहीं जो उनसे सवाल करे। जिस आदमी ने 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं वो किस तरह का समाज चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लोग डर गए हैं, लोग भयभीत हैं, तो कोर्ट भी अगर जिंदा नहीं है, जो कि कहा जा रहा है कि अब देखिए आर्टिकल 370 का जो डिसीजन आया है उसको अपहोल्ड भी किया गया है और सब लोग ये कह रहे हैं कि वो वर्डिक्ट बिल्कुल लोगों के आशाओं के खिलाफ है, जिसमें कश्मीरीज की इच्छाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। आपका क्या मानना है सर उस आर्टिकल 370 की वर्डिक्ट? वो तो मेरी चिट्ठी पे हटा था, इसलिए मैं उसमें उसका विरोध थोड़े करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है। वो आर्टिकल 370 कश्मीरियों को भारत के साथ जोड़ने से रोकता था। वो हम लोगों से पूछते थे इंडिया से आए क्या। इसके बाद वो सिचुएशन ख़त्म हुई। वो कुछ आर्टिकल नहीं था, लेकिन हट गया तो ये फ़ायदा हुआ कि उसमें अपनापन आया। नहीं, ये बात तो सही है कि वो टेम्पररी प्रोविजन था, उसको हटने के बाद अब कश्मीर इंटीग्रेट हो गया भारत के साथ। लेकिन क्या मोदी जी इमोशनली जोड़ पाएंगे पूरे कश्मीरी सोसाइटी को? नहीं, वो तो जो होगा उनकी जगह वो खींच दें पूरा से। ये जोड़ना के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और वो ये है कि कश्मीर का डेवलपमेंट हो, कश्मीर के लोगों की सुनवाई हो, उनके साथ आपका आउटरीच हो। वो तो हो नहीं रहा है। वो करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरे फायदा क्या हुआ आर्टिकल 370 को हटाने बस का? वो तो इनका घोषणा पत्र था, ये हो गया, हमने हटा दिया। उस वक्त जब ये हटा है, महबूबा कहती थी खून की नदियां बह जाएंगी, ये भी डरे हुए थे। और मैंने सुना पीसफुली हट गया कि कोई चिड़िया नहीं बोली, सिर्फ इसलिए कि मैंने वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया था। मैंने कहा देखो तुम्हारे 250 लड़के हैं और हिंदुस्तान की नंबर 2 की फ़ौज है दुनिया में, उससे लड़के क्या ले लोगे? बातचीत से तुम सब कुछ ले लोगे। इन नेताओं के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, तो उनकी समझ में आ गया था, इसलिए कोई रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन आपके हटने के बाद, क्योंकि आपने खुद 370 के डिसीजन को साइन किया था, अब आपको लगता है कि कश्मीरियों के साथ बीजेपी वाकई में एक धोखा कर रही है? क्योंकि साइन हो गया, सब कुछ है, लेकिन जब नहीं बात नहीं करना, कोई ऐसा विकास वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट के लिए सेंटर को वो पहल करना पड़ेगी और वहाँ इंडस्ट्री भेजनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट्स तो गए हैं, एम्स भी चला गया है और आपका ये MBA वाला जो होता है वो भी चला गया, लेकिन इंडस्ट्री नहीं गई है। ये जाएगी तब जब सेंटर उसमें पहल करेगा। सेंटर क्या इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है इस समय कश्मीर में? सेंटर तो मस्त हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए वो इशू नहीं है जो आप इशू बता रही हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में रोज़ 4 आपके सिपाही 5 मार दिए कल, तो टेररिज्म तो वहीं का वहीं खड़ा है। और मोदी जी कहते हैं कि हालात सामान्य हैं, अमित शाह कहते हैं हालात सामान्य हैं। देख लो ना क्या सामान्य है। इसमें जो आपका पुंछ में और राजौरी में हर हफ्ते किलिंग हो रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है। नहीं तो सर, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आतंकवादी या घुसपैठी उनका अपर हैंड है। अपर हैंड है ही नहीं, अपर हैंड है उनका आज। लेकिन देश से क्या छुपा रहे हैं अमित शाह कि कश्मीर में क्या हो रहा है? देश से क्या छुपाना, वो समझते हैं देश क्या करेगा हमारा, हम पावर में हैं, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। देश में कुछ हो नहीं रहा ना। कहीं अपोजिशन सड़क पे हो, लड़ाई हो रही हो, लोग संघर्ष में हो तो डरेंगे। ये लोग तो कहीं संघर्ष में है नहीं। तो ना विपक्ष है, न मीडिया साथ खड़ा है। सब मीडिया तो पूरा मोदी जी के साथ है। हाँ। तो क्या हम जा किधर रहे हैं सर? अभी तो कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी तो भगवान के भरोसे हैं, जहाँ ले जाएगा चले जाएंगे। लेकिन अब ये जो काले कानून लेकर आए हैं, इसका जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है सर, वो क्या होगा पुलिसिया तंत्र पर, समाज के लोगों पर? आपको क्या लगता है कि क्या असर होगा? देखिए, हमारे देश के लोगों को गुलामी की आदत है। अंग्रेज़ के ज़माने में भी उन्होंने बर्दाश्त किया, मुग़लों के ज़माने में भी किया, इनके ज़माने में भी कर लेंगे। लेकिन अगर खड़े हो गए तो ये छोड़ भागेंगे। अब वो लेकिन और अगर जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
सर अब देखिए राम मंदिर का उद्घाटन भी आ रहा है, 22 तारीख को है। और पहले तो ये लाल कृष्ण आडवाणी और जोशी जी को चंपत राय ने पहले निमंत्रण भेजा और निमंत्रण भेज के कहा कि आप मत आइए। फिर उसके बाद ये खबरें आई कि नहीं, उनको फिर से वीएचपी ने भी बुलाया है। राम मंदिर के नाम को लेकर किस हद तक मोदी जी जाएंगे और क्या इसको भुनाने की कोशिश करेंगे? पूरा भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश का जनमानस बहुत प्रबुद्ध है, वो सब समझता है। वो समझता है कि भाई मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना, इनका उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। और ये तो ज़बरदस्ती अपने को बिठा रहे हैं सब जगह। नहीं, लेकिन जो अभी 3 राज्यों में जिस तरीके की जीत मिली है बीजेपी को, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उस जीत पर आप क्या कहेंगे कि क्यों इतनी बड़ी नहीं, जीत वो अपोजिशन की नाअहलियत से, अपोजिशन की जिसको कहिए नालायकी, तो मैं क्या कहूँ, पर नाअहलियत ही थी, कुछ करते नहीं है ये लोग। मैं तो जिन राज्यों में गई हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं था कि ऑपोजिशन ने फाइट नहीं किया, लेकिन जो बीजेपी का जो शिकंजा है ईडी, आईटी और सीबीआई की वजह इससे से डरते हैं ये लोग। तो ये कब तक इस्तेमाल करेंगे मोदी जी इसको? इस तरीके से विपक्ष को तो बिल्कुल खत्म कर देंगे, विपक्ष की आवाज ही नहीं पूछने की रहेगी। जरूरत ही नहीं, आपको तो पता है कब तक करेंगे ये, जब तक कर सकेंगे तब तक करेंगे। मेरा ख्याल है आप चाय ले लें। बस एक आखिरी सवाल लूंगी सर आपसे कि मोदी काल का अंत आपको दिखता है? 100% 24 में हो जाएगा। देखिए, मुझे इनकी पार्टी के एक इम्पोर्टेंट नेता ने कहा कि सतपाल भाई इनको 200 पे ले आओ, हम ही हटा देंगे। 200 पे तो ये आए हुए पड़े हैं। नहीं, लेकिन इनके जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो 400 पार। मैं कह रहा हूँ ये 200 पार नहीं है। आप स्टेट वाइज लगाओ, पंजाब में इनकी कितनी सीट हैं, हरियाणा में कितनी सीट हैं, राजस्थान जहाँ 100% सीट आई थी वहाँ 2-2 सीट हैं इनकी। ये नहीं आएंगे, ये अपोजिशन ही हथियार डाल दे तो अलग बात है। तो आप कह रहे हैं कि 1 महीना भी काफी है और मोदी जी हाँ, 1 महीना 200 का आंकड़ा पार बहुत नहीं करेंगे। काफ़ी है। कोई एक बार कूद पड़े मैदान में तो कोई दूर नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी अगर हार जाएंगे तो वो इतना आसानी से सरेंडर कर देंगे? मोदी जी के ग्रैंडफादर भी करेंगे। इस देश में इतनी जीवनी शक्ति है कि मिसेस गांधी जब हारी थी तो लोग कहते थे नहीं छोड़ेंगी, चुपचाप इस्तीफा दे के चली गई थी। लोकतंत्र, लोगों में यहाँ ताकत है, फिर यहाँ संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ आर्मी है, 100 चीज़ें हैं। ये कोई इनके कब्जे की नहीं है सब चीज़ें। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है कि सब पे कब्जा कर लिया है मोदी जी ने। नहीं, सब पे नहीं हुआ। अभी तो हम, ये लोग जो डिमोरलाइज्ड हैं वो कह रहे हैं, अभी देश में बहुत बचा हुआ है। थैंक यू सर, सत्यपाल मलिक जी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो बड़ी मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज़ लॉन्चर में। थैंक यू।